हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। आ जाओ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट कंटिन्यू करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो बच्चों। सर डीपीपी का एक क्वेश्चन था। हाँ बोल, डाउट क्या है? सर वो थोड़ा लंबा सवाल है सर। तो यार अपने सेंटर पे पूछ ले, अगर लंबा है या तो यहाँ वर्बली या कोई कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो वर्बली पूछ ले भाई, अदरवाइज सेंटर पे डाउट पूछ सकता है। यस सर। ठीक है ना? तो सेंटर से बोल रहा है या घर से बोल रहा है? मैं सेंटर से ही बोल रहा हूँ सर। ओके ओके, हाँ तो सेंटर पे डाउट पूछ ले। सर या तो स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा दूँ। स्क्रीन ऐसे शेयर इस पे नहीं हो सकती यार वो। सर टैबलेट से ज्वाइन कर लूंगा सर। नहीं तो मुझ तक कैसे मिलेगी? चैट में या तो लिखना चाहे चैट में लिख, लेकिन वही है ना, सेंटर पे बैठा है चैट। वर्बली ही बात कर ले, जो भी सवाल है, जो भी डाउट है कंसेप्चुअली वर्बली पूछना चाहे, अदरवाइज सेंटर पे पूछ ले एक बार पहले। वहां से नहीं क्लैरिटी मिलती है तो फिर कंसेप्चुअली पूछ लियो अगली सर बार। सेंटर में फिजिक्स के टीचर नहीं है सर, मैथ्स और केमिस्ट्री के हैं। कौन से सेंटर पे बैठे हो तुम? सर नोएडा सेक्टर 4। फिजिक्स के टीचर नहीं है? यस सर। चल ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ, करता हूँ मैं। नोएडा में ही हूँ मैं भी, आ जाऊंगा मैं कभी, ठीक है, मिल लूंगा तुझसे भी। ठीक है चलो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बाकी किसी और को कोई वर्बली कोई डाउट पूछना है, कहीं कंसेप्चुअली कहीं दिक्कत आ रही है, पूछ सकते हो भाई, कोई भी बच्चा। सर एक क्वेश्चन था सर डीपीपी हाँ में सर, वो उस क्वेश्चन में सर आंसर में दे रखा था, मतलब उस क्वेश्चन में सर आंसर में ये मेथड दे रखा था कि सारे ऑप्शंस को चेक कर लो। क्वेश्चन में पूछा क्या है? सर क्वेश्चन में था कि मतलब सर वही था, एक फिजिकल रिलेशन निकालना था, उन दोनों की दो क्वांटिटीज दे रखी थी उनके बीच में, और सर हम्म। बहुत बड़ी सी वो बन रही थी उसकी सर, मतलब बहुत बड़ा सा बन रहा था, और सर उसमें ऑप्शंस दे रखे थे और ऑप्शंस बहुत बड़े बड़े थे। तो सर वो बहुत लंबा क्वेश्चन था, तो सर उसमें आंसर में दे रखा था कि उसके सारे ऑप्शंस को चेक कर लो। हाँ तो वही छोटा मेथड वही पड़ेगा यार, अगर स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस बहुत लंबी जा रही हैं तो फिर छोटा मेथड यही रहता है काफी क्वेश्चंस में कि भाई चारों ऑप्शंस को इंडिविजुअली चेक कर लो। डायमेंशंस में तो ये होता ही यार, बहुत ज्यादा लंबा जा रहा है तो इससे बेटर ऑप्शन चेक करना छोटा पड़ता है। तो ठीक है, जो भी छोटा पड़ रहा है उससे चले जाओ, बस यही है। जब तू खुद ही कह रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व करना लंबा है तो ठीक है यार, ऑप्शन चेक कर लो फिर। ठीक है चलो आ जाओ बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने एरर्स वाला पार्ट स्टार्ट किया था, मेजरमेंट्स एंड एरर्स, जिसमें बेसिक बातें हमने की थी कि लीस्ट काउंट क्या होता है। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम मेजर कर पाती है दैट इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट। जैसे स्केल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है ना। थर्मामीटर के ऊपर 0.1 डिग्री सेल्सियस के बाद डिविजन्स बनी होती हैं, तो 0.1 डिग्री सेल्सियस उसका मिनिमम लीस्ट काउंट हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमने एक्यूरेसी और प्रिसीजन, ये दो शब्दों का मतलब समझा था। टॉपिक नंबर 10 तक अपना कवर अप हो गया। ठीक है, अब अपने को एरर्स की बात करनी है। जैसे लास्ट क्लास में मैं एग्जांपल दे रहा था कि भाई एरर्स आते ही क्यों है। तो पहला रीजन तो ये कि भाई कोई इंस्ट्रूमेंट परफेक्टली मेजर ही नहीं कर सकती, कि भाई अब कोई भी, जैसे भाई पेन की लेंथ वाला एग्जांपल दिया था मैंने कि इस पेन की लेंथ नापनी है, स्केल से नापोगे 1 डेसिमल तक सेंटीमीटर में आंसर आएगा, वर्नियर कैलिपर से नापोगे 2 डेसिमल तक आएगा। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट ना बन सकता ना बन पाया है कि जो इनफाइनाइट डेसिमल प्लेसेस तक एकदम एग्जैक्ट आंसर दे दे। दिस इज नॉट पॉसिबल। किसी भी चीज का प्रिसीजन जो है वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता। ठीक है, प्रिसीजन की भी एक अपनी लिमिट है। तो अब एरर्स की, हाँ एरर्स आने के और क्या रीजंस हैं? एरर्स आने के रीजंस ये है कि भाई इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, या मैनुअली हमसे कोई गलती हो गई मेजरमेंट लेते वक्त। ठीक है, जैसे थर्मामीटर से हम मेजरमेंट लेते हैं तो कई कई लोग क्या करते हैं, थर्मामीटर लगाते हैं और जल्दी ही 20-30 सेकंड बाद ही उसको मुंह से बाहर निकाल के टेम्परेचर देख रहे होते हैं, तो इतनी जल्दी वो मरकरी का एक्सपेंशन हो नहीं पाता। तो मतलब बहुत सारे तरीके हैं जिससे एरर्स आ सकते हैं। ठीक है, मैनुअल एरर्स हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट बेस्ड एरर्स हो सकते हैं। तो अब वो एरर्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि भाई एक्चुअल वैल्यू किसे मानेंगे हम, जब किसी चीज को हम एग्जैक्टली नाप ही नहीं सकते हैं तो फिर एक्चुअल वैल्यू किसे माना जाता है। तो इस बात की अपन चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। एक्चुअल वैल्यू का मतलब क्या है और कैलकुलेशन ऑफ एरर्स कैसे की जाती है। जिसमें पहला केस हम स्टडी कर रहे हैं, व्हेन सेवरल रीडिंग्स आर टेकन। जैसे तुम्हें याद हो शायद बचपन में लैब का जब हम काम करते हैं तो उसके अंदर जो लैब की नोटबुक होती है उसके अंदर हम 4-5 रीडिंग्स लिख रहे होते हैं और फिर उनकी एवरेज निकाल रहे होते हैं, ताकि भाई अगर किसी एक रीडिंग लेने में कुछ गलती हो जाए तो वो गलती जो है एवरेज अप करने से कम हो जाएगी। देखो कैसे समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के थ्रू ही समझो।
फॉर एग्जाम्पल मान लो एक एक्सपेरिमेंट के अंदर ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट कौन सा है, बस मेजरमेंट का एक्सपेरिमेंट है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑफ लेट्स से लेंथ मेजरमेंट, किसी एक ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर की जा रही है और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर कई सारी रीडिंग्स ली गई। रीडिंग्स आर, ठीक है ना, कई सारी रीडिंग्स लेने का पर्पस क्या है अभी समझ में आएगा। कि मतलब किसी एक इंसान से गलती हो गई, किसी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से गलती हो गई, तो दूसरी बार रीडिंग लेने में शायद वो गलती ना हो, ये उम्मीद से हम ज्यादा रीडिंग्स लेते हैं। देखो जैसे मान लो बहुत सारी रीडिंग्स आई, एक रीडिंग आई 10.1 सेंटीमीटर, एक रीडिंग आई L2 इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर, एक रीडिंग आई L3 इज इक्वल टू 9.7 सेंटीमीटर, एक रीडिंग आई L4 इज इक्वल टू 10.0 सेंटीमीटर। 5 रीडिंग्स ले रहे हैं, लेट्स से पांचवी रीडिंग आई 10.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लेंथ नापी गई, अलग अलग कंडीशंस में नापी गई, और ये 5 रीडिंग्स ऐसे समझ सकते हो 5 अलग अलग स्टूडेंट्स ने लेंथ मेजर करी, 5 अलग अलग मौसम में करी, अलग अलग दिनों पे करी, और ये 5 रीडिंग्स निकल के आई। तो अब ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लेंथ कितनी है ये हमें पता ही नहीं है, तो हम एक्चुअल लेंथ किसे कंसीडर करते हैं प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट में, जितनी भी रीडिंग्स हम ली हैं, हमने ली है इन सब की एवरेज, इन सब की एवरेज को एक्चुअल लेंथ कंसीडर कर लिया जाता है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। ठीक है, किसी भी एक रीडिंग पे भरोसा करने की बजाय हम इनकी एवरेज को एक्चुअल वैल्यू कंसीडर करते हैं। पहला पॉइंट, व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू व्हेन सेवरल रीडिंग्स आर टेकन? Then actual value is defined as average of या mean value of all the readings. ठीक है, मतलब इस केस में L mean या L average लिख दो, L mean भी लिख सकते हो। mean value और average value एक ही बात होती है, जिसको हम बोल सकते हैं इन पांचों की एवरेज करके देखो कितनी बन रही है। L4 पांचों का सम कर दो, डिवाइडेड बाय 5 कर दो, देखो कितना बन रहा है। सुंदर बनेगा, डाटा मैंने सोच समझ के दिया, इजी कैलकुलेशंस के हिसाब से। 10 एग्जैक्टली 10 बन रहा होगा। इन पांचों को ऐड करोगे एग्जैक्ट 50.0 बनेगा, करके देख लो आराम से। इन पांचों को ऐड करोगे एग्जैक्टली 50.0 बनेगा, डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 10.0 सेंटीमीटर। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे मैं 50.0 क्यों लिख रहा हूं, 50 क्यों नहीं लिख रहा सिंपली, या यहां पे 10.0 क्यों लिख रहा हूं। ऐसे यहां पे भी मैंने इस रीडिंग के अंदर 10 केवल 10 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बच्चों ये जो डेसिमल के बाद जो मैं ये सिंगल डिजिट लगा रहा हूं, 1 है, 8 है, 7 है, यहां 0 है, यहां 4 है, ये जो चीज है ये इस बात को शो कर रहा है कि ये जो पांचों लेंथ्स ली गई हैं, ये पांचों लेंथ सिंपल ज्योमेट्री बॉक्स स्केल से ली गई हैं। ज्योमेट्री बॉक्स स्केल एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो 1 डेसिमल तक सेंटीमीटर में आंसर देता है। 1 डेसिमल में सेंटीमीटर तक आंसर देने का मतलब क्या है, मिलीमीटर की टर्म्स में आंसर दे रहा है वो। तो ये डेसिमल के बाद वाली 0 जो है ना, ये सिग्निफिकेंट है, बेसिकली इसकी कुछ अहमियत है। ठीक है, ये 0 ये दर्शा रही है कि एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग नापी गई है जो इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के बाद 1 डेसिमल प्लेस तक मेजर करके बताता है। सिमिलरली इसी वजह से मैं यहां भी डेसिमल के बाद एक 0 लिख रहा हूं, ताकि यह साबित हो जाए कि वही ये रीडिंग्स स्केल से ली गई हैं। ठीक है, तो ये हुई एक्चुअल वैल्यू। अब ये जो एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू हम मान रहे हैं। अब ये एक्चुअल वैल्यू के कंपैरिजन में ये जो पांचों की पांचों रीडिंग्स हैं, इन पांचों रीडिंग्स में कुछ ना कुछ एरर है। जैसे ये वाली रीडिंग 0.1 एक्स्ट्रा है, ये वाली रीडिंग 0.2 छोटी है। तो सेकंड पॉइंट, एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स किस तरह से डिफाइन है? इन ईच रीडिंग, एब्सोल्यूट एरर्स इन ईच रीडिंग, इन पांचों रीडिंग के अंदर कुछ ना कुछ एब्सोल्यूट एरर है। उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं? जैसे पहली रीडिंग में एरर, अब एरर को हम कैसे डिनोट करते हैं बच्चों मैथमेटिकली? डेल्टा सिंबल से, कि भाई ये जो L1 है, ये L1 इस एक्चुअल वैल्यू से या मीन वैल्यू से कितना आगे या पीछे है। मीनिंग क्या है? दिस डेल्टा L1 की वैल्यू होगी L1 माइनस मीन वैल्यू।
दिस द रीडिंग माइनस मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, ये बन रहा है पॉजिटिव 0.1 सेंटीमीटर। सिमिलरली डेल्टा L2, सेकेंड रीडिंग जो है L2 माइनस मीन वैल्यू, सेकेंड रीडिंग में जो एरर है वो है -0.2 का एरर। एंड सिमिलरली बाकी मैं जल्दी लिख रहा हूं, डेल्टा L3 ये -0.3 सेंटीमीटर्स में, डेल्टा L4 ये एग्जैक्ट आ गया गलती से, मतलब एक्चुअल वैल्यू के एकदम बराबर है, इसमें 0 एरर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और डेल्टा L5 ये 0.4 एक्स्ट्रा है मीन वैल्यू के मुकाबले या एक्चुअल वैल्यू के मुकाबले, 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सभी रीडिंग्स के अंदर एब्सोल्यूट एरर्स किस तरह से डिफाइंड है, जो भी वो रीडिंग है माइनस एक्चुअल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग। अच्छा, अब इनके आगे कुछ टर्म्स डिफाइंड होती हैं कि ओवरऑल, अब अगर हमसे ये पूछे भाई एक्सपेरिमेंट का निष्कर्ष क्या निकला, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, तुमने एक ऑब्जेक्ट की लेंथ नापनी थी, 5 रीडिंग लेके बैठ गए, हर एक्चुअल वैल्यू भी निकाल के बैठ गए, हर रीडिंग में कुछ ना कुछ एरर भी है, तो अब हमें जब आंसर देना होगा कि भाई ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है, तो एक्चुअल वैल्यू इज 10.0 सेंटीमीटर, लेकिन उसमें कुछ तो एरर है क्योंकि सारी रीडिंग्स तो एकदम 10.0 के बराबर नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो एरर है। अब वो एवरेज एरर या मीन एरर हमें डिफाइन करना होगा। तो मीन एरर का मतलब क्या है कि ये सभी रीडिंग्स में एरर्स आ चुके हैं अपने, है ना, डेल्टा L1 से लेकर डेल्टा L5 तक, इन पांचों की एवरेज लेनी है, इन पांचों का मीन जो लेंगे उसको हम बोलेंगे भाई ऑन एन एवरेज दैट इज द एरर इन दिस एक्सपेरिमेंट या ड्यूरिंग दिस मेजरमेंट ऑफ लेंथ इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो अब लेकिन जैसे ही तुम इनको अगर विद साइंस एवरेज लेने की कोशिश करोगे एकदम 0 बन जाएगा, करके देख लो, ये 0.1 पॉजिटिव, 0.2 नेगेटिव, नेगेटिव वाले 0.2 और 0.3 है, 0.5 तो नेगेटिव है और 0.5 ही पॉजिटिव है, देखो 0.1 और 0. तो भाई ये तो अगर हम प्लस माइनस को साथ में कंसीडर करेंगे तो बात कुछ बन नहीं रही, और ऑब्वियसली बननी भी नहीं चाहिए थी क्योंकि यार इन पांचों की ही एवरेज ली गई है, तो इन पांचों के अंदर कुछ रीडिंग्स ऐसी होंगी जो एवरेज से कम होंगी और कुछ रीडिंग्स ऐसी होंगी जो एवरेज से ज्यादा होंगी, तो नेट मिला के तो उनका एब्सोल्यूट एरर्स का सम ही 0 बन जाएगा। तो हम करते क्या, ऑन एन एवरेज लेने के लिए इन पांचों के पांचों एरर्स का मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज द थर्ड पॉइंट। वेट अ सेक, या सर हमेशा 0 आएगा? नहीं देख, अब वही मैं बोल रहा हूं, हाँ हमेशा 0 बनेगा ही, सोच के देख, अच्छा डाउट है वैसे तेरा। जैसे मान ले, यहाँ रफ में थोड़ा काम करके दिखाता हूं, जैसे मान ले कोई भी 5 नंबर्स है, मान ले x1, x2, x3, x4, x5, ठीक है, इन पांचों नंबर्स की अगर एरर की बात करें तो ये बनेगा डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 प्लस डेल्टा x5। अगर इन पांचों के एरर्स को ऐड करेंगे तो ये बनेगा, पहली रीडिंग में एरर होगा x1 माइनस एक्स मीन, दूसरी रीडिंग में एरर होगा x2 माइनस एक्स मीन, इन जनरल लिख रहा हूं, देख कोई डाटा यूज नहीं कर रहा हूं, प्लस डैश 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 ऐसे x5 माइनस एक्स मीन तक। अगर तू इन पांचों को ऐड करता है विद साइंस, अगर तू एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कर देगा तो ये बन रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x5, ये पांचों अलग, माइनस 5 टाइम्स एक्स मीन। एम ही लिख देते हैं, ध्यान से देखो, अब एक्स मीन कौन है भाई, एक्स मीन तो x1 प्लस x2 प्लस x5 होल डिवाइडेड बाय 5 है। ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी एग्जैक्टली इस क्वांटिटी से कट जाएगी, सोच ले आराम से। यस सर। हमेशा ही 0 बनेगा, चाहे तू 5 की जगह 10 क्वांटिटी ले ले, 6 ले ले। तो जबकि हकीकत ये नहीं थी, ये जो पांचों रीडिंग्स ली गई थी, ये पांचों रीडिंग्स में कुछ ना कुछ तो एरर था, तुमने इनके एरर्स को ऐड किया, विद साइंस ऐड कर दिया तो 0 बन गया, बनना भी चाहिए, मैथ्स ऐसा कह रही है। तो इसलिए हम करते क्या है, एवरेज एरर देखने के लिए कि भाई ऑन एन एवरेज ये इंस्ट्रूमेंट कितनी गलती कर रहा है, या किस तरह से मौसम के चेंज की वजह से या इंसानों के चेंज की वजह से एक ऑब्जेक्ट की लेंथ में कितना चेंज आ रहा है, ये सारी बातों को इंक्लूड करने के लिए हम तीसरी टर्म इस तरह से डिफाइन करते हैं। तीसरी टर्म का नाम है मीन एब्सोल्यूट एरर।
थ्योरी की बातें, मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है, डेल्टा एल, जैसे यहां लेंथ नाप रहे थे तो एल सिंबल यूज कर रहा हूं, कोई भी टेम्परेचर नाप रहे होंगे तो टी सिंबल यूज कर रहा हूँ। तो डेल्टा एल मीन की डेफिनेशन क्या है, हम जो भी ये 5 एरर्स आए, ये जो 5 एरर्स आए हैं, इन पांचों एरर्स के सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की एवरेज लेते हैं, प्लस माइनस नहीं कंसीडर करते इसमें। देखो कैसे, फॉर्मूला क्या है इसका, प्लस माइनस को बाहर रखते हैं, मॉड ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1 प्लस एरर इन सेकेंड रीडिंग प्लस डैश डैश, जितनी भी रीडिंग्स है, 5 रीडिंग्स हैं तो 5 रीडिंग्स की एरर्स की एवरेज ले लेते हैं। बट जब एरर्स की एवरेज ले रहे हैं बच्चों, तो मॉडुलस सिंबल लगा के ले रहे हैं, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर कोई प्लस माइनस नहीं लगेगा, सिर्फ प्लस ही लगेंगे। हम केवल मैग्नीट्यूड्स की एवरेज लेंगे और जो भी प्लस माइनस लगाना है वो बाहर लगाएंगे। जिस बात से हमें मिल क्या रहा है कि ऑन एन एवरेज कितनी गड़बड़ है एक्सपेरिमेंट के अंदर। जैसे पहली रीडिंग के अंदर 0.1 की गड़बड़ थी, दूसरी रीडिंग में 0.2 की गड़बड़ थी, प्लस माइनस को मत सोचो, 0.2 की गड़बड़ है एक्चुअल वैल्यू के मुकाबले। तो ऑन एन एवरेज कितनी गड़बड़ है वो हम यहां से सॉल्व कर सकते हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0, 0.4। ये हो गया प्लस माइनस 0.1 की गड़बड़ पहली रीडिंग में, 0.2 की गड़बड़ दूसरी रीडिंग में, तीसरी में 0.3 की, चौथी में कोई गड़बड़ नहीं थी, पांचवी में 0.4 की गड़बड़, होल डिवाइडेड बाय 5। सो हेंस यहां से हमें ऑन एन एवरेज एक एब्सोल्यूट एरर की एवरेज वैल्यू मिल गई कि ऑन एन एवरेज जो रीडिंग्स ली जा रही हैं वो एक्चुअल वैल्यू से कितना आगे या कितना पीछे हैं। कितना बन रहा है, 1 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, 0.10 ना 1 ही बन गया है, तो 1.0 डिवाइडेड बाय 5, ये बन रहा है प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। मतलब कंक्लूजन ये हुआ, कंक्लूजन ऑफ एक्सपेरिमेंट, हेंस हम बोल सकते हैं कि भाई इस एक्सपेरिमेंट का जो नतीजा निकला वो ये निकला कि भाई जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ नापी जा रही थी उस लेंथ को हम ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, टोटल एक्चुअल वैल्यू निकल के आई 10.0 सेंटीमीटर, जिसमें ऑन एन एवरेज 0.2 सेंटीमीटर की गड़बड़ है। अब हमसे कोई पूछता है भाई ऑब्जेक्ट की लेंथ बताओ, तो हम बोलेंगे 10 सेंटीमीटर की लेंथ है भाई, और 0.2 सेंटीमीटर की लगभग गड़बड़ होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, ऑन एन एवरेज। तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ एनी मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट। मतलब कोई हमसे फाइनली रीडिंग पूछता है तो हम ये रीडिंग बोलेंगे, एरर के साथ बोलेंगे, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, पहले एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे, प्लस माइनस करके एरर लिख देंगे। सर आपने जो साइड में समझाया था सर, वो डेरिवेशन सर साइड में, हाँ वो सर इसमें हमने पॉजिटिव नेगेटिव तो लिया ही नहीं, तो सर हाँ अगर पहले वाला हम लेते तो सर उसमें भी तो होता है सर। हाँ, वही मैं बोल रहा हूं, अगर तुम प्लस माइनस के साथ इंक्लूड करके सारे एरर्स लिखोगे तो हमेशा ही सम 0 बनेगा। तो क्योंकि एवरेज लेके हम एवरेज से ही बाकी रीडिंग्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज सारी चीज कट जाएंगी, दिख रहा है कैलकुलेशन से 0 बनेगा, यहां भी बनता हुआ नजर आ रहा था। तो इसी वजह से भाई 0 का मतलब तो ये मान लिया जाएगा ना कि भाई सारी रीडिंग्स परफेक्ट है और कोई गलती नहीं है किसी भी रीडिंग में, जबकि ऐसा तो नहीं था। हकीकत में ये सारी रीडिंग्स डिफरेंट थी और सभी में थोड़ी बहुत गलती थी। एक्चुअल वैल्यू 10.0 सेंटीमीटर की थी बाय डेफिनेशन, सभी में कुछ ना कुछ गलती है एक्सेप्ट दिस L4। तो भाई ऑन एन एवरेज गलती अगर हमसे पूछी जा रही है कि ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या ये पेन की लेंथ नापने पे कितनी गलती हो रही है, तो हम हेंस प्लस माइनस साइन कंसीडर नहीं कर रहे इंडिविजुअल रीडिंग्स के, उनके सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की एवरेज ले रहे हैं। समझ गया? यस सर। जो भी प्लस माइनस है वो अलग से लगा रहे हैं। ये है द सेकेंड टर्म इज, दिस इज मीन या एवरेज एब्सोल्यूट एरर इन द एक्सपेरिमेंट। सो कोई भी मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट इस तरह से वर्क करता है, चाहे टेम्परेचर मेजर करना हो, चाहे मतलब जितनी ज्यादा रीडिंग्स लोगे उतना ज्यादा अच्छे से तुम्हें ये एरर का आइडिया लगेगा, जितनी कम रीडिंग्स लोगे उतना कम अच्छे से लगेगा। भाई अब जैसे मेरे को इस रिमोट की लेंथ नापनी है, मैं सिंपली स्केल से एक बारी रीडिंग लेके खत्म करूंगा। जनरली अपन यही करते हैं, भाई किसी चीज की लेंथ नापनी है या खुद की बॉडी का टेम्परेचर नापना है
तो हम एक बार ही रीडिंग लेते हैं, कोई 5 बारी थोड़ी ना लेंगे यार रीडिंग। तो ठीक है, लेकिन जहां पे सीरियस काम करने होते हैं अपने को इंजीनियरिंग के अंदर, वहां पे हम कई बारी रीडिंग्स लेते हैं ताकि गलती होने का स्कोप ना बचे बिल्कुल भी। ठीक है, तो मतलब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में कई रीडिंग्स ली जाती हैं। जब अपने को सिंपल कोई काम निपटाना होता है तो हम जनरली एक ही रीडिंग लेते हैं। सवाल दोनों पे आते हैं। क्वेश्चंस की बात करें तो दोनों तरह के क्वेश्चंस पाए जाएंगे। सेवरल रीडिंग्स वाली बात आई होप सबको क्लियर है। ठीक है, इसके अलावा 2 टर्म्स और होती हैं बच्चों इसमें, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट, छोटी छोटी बातें। फोर्थ पॉइंट है फ्रैक्शनल एरर। कभी कभी क्वेश्चन में ना ये पूछा जाता है कि भाई कितना फ्रैक्शनल एरर है। जैसे यहां पे इस ऑब्जेक्ट की लेंथ 10 सेंटीमीटर की लेंथ आई, जिसमें ऑन एन एवरेज 0.2 का एरर आया। तो कोई हमसे फ्रैक्शनल एरर पूछता है तो उसका मतलब होता है डेल्टा एल मीन, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू। मीन एरर और एक्चुअल वैल्यू की रेशो, इस टर्म को डिफाइन किया जाता है फ्रैक्शनल एरर से। जैसे इस एग्जांपल के अंदर ये हो गया प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, ये बन रहा है 1/200 या 0.02। 1/50 का फ्रैक्शनल एरर है। प्लस माइनस भी इसमें लगाना जरूरी नहीं होता। फ्रैक्शनल एरर सिंपली बस मैग्नीट्यूड बताया जाता है कि भाई ऑन एन एवरेज, बस मोटा मोटा हमें हिसाब दिख रहा है कि अगर तुम इस तरह से 50 लेंथ 50 बारी नापोगे या 50 की रीडिंग लोगे तो एक की गड़बड़ आएगी। आइडिया लग रहा है हमें कि अगर 50 की रीडिंग ली जा रही है तो उसमें 1 का लगभग लगभग एरर आएगा। दैट इज द सिग्निफिकेंस या फीलिंग वाली बात है फ्रैक्शनल एरर में। और सिमिलरली इसी चीज को फील करने का एक दूसरा तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में यही फ्रैक्शनल एरर को अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब परसेंटेज डेल्टा एल मीन, मीन एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जो भी फ्रैक्शनल एरर आया है इसको परसेंटेज में शो करना है तो इनटू 100 कर देंगे। 1/50 इंटू 100 दैट इज 2%, प्लस माइनस 2% का मोटा मोटा एरर है। मतलब ये बस आइडिया लेने के लिए है। ये चीजें प्रैक्टिकली यूज हो रही होती हैं। जैसे मान लो तुम बाजार से एक बल्ब खरीद के लाए, ठीक है। अब उसके बल्ब के डब्बे पे कभी देखोगे उस पे लिखा होगा इसकी पावर है जी 50 वॉट का बल्ब है, 50 वॉट की पावर लिखी होगी और लिखा होगा प्लस माइनस 3%। इसका मतलब क्या है कि भाई वो जो बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो कोई गारंटी नहीं ले रही कि 50 वॉट का ही निकलेगा। वो बोल रही है कि भाई ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, डिपेंड करता है तुम्हारे घर पे कनेक्शन कैसा है या वायर्स कौन सी यूज कर रहे हो, तो ये ऊपर नीचे प्लस माइनस 3% तक जा सकता है। तो इस बात को वो पहले से मेजर करके बैठे हैं, ठीक है ना। उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जो वो बल्ब मार्केट में बेच रहे हैं उस पर कई एक्सपेरिमेंट्स उनकी लैब्स में हो चुके हैं, तब वो प्रोडक्ट तुम्हारे हाथ में पहुंच रहा है जिसपे एरर लिखा है। और सिंपल सिंपल चीजों में भी ऐसे एरर्स लिखे होते हैं पैकेट पे। जैसे मान लो दूध का पैकेट खरीद के ला रहे हो, ठीक है, अमूल का दूध लेके आए या किसी भी कंपनी का दूध का पैकेट खरीद के लाए, उसके ऊपर भी मैंने देखा है बहुत बार लिखा होता है कि इस दूध के पैकेट की वॉल्यूम लिखी होती है 500 ml और फिर लिखा होगा प्लस माइनस 2% या प्लस माइनस 4%, कि भाई गारंटी नहीं है कोई बंदा कोर्ट केस करने आ जाए कि भाई 500 ml का पैकेट तो निकला ही नहीं जी, 495 मिलीलीटर का ही दूध निकला इसमें, इस बात पे कोर्ट केस हो जाते हैं। तो अब कोर्ट केस अगर उनसे बचना है तो उसमें वो एरर लिखते हैं कि भाई कम से कम कितना दूध होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना दूध होगा, एग्जैक्ट 500 मिलीलीटर की गारंटी नहीं है। तो वो जो चीजें हैं ये एरर के बेसिस पे दिखाई जाती हैं। जनरली या तो ऐसे लिखा होगा कोई भी मेजरमेंट, या फिर परसेंटेज की टर्म्स में भी लिख सकते हो 10.0 सेंटीमीटर प्लस माइनस 2%। आइयो क्लियर है सिग्निफिकेंस क्या है? डायरेक्टली यही क्वेश्चन बनता है, इसी तरह के सवाल डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, जनरली स्कूल एग्जाम में ज्यादा आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। सर हाँ बोल भाई। सर एक बार थर्ड पॉइंट फिर समझा दो सर। थर्ड पॉइंट में कौन सी बात की, ये मॉड क्यों लगाए? नहीं सर, सर मतलब ये दोनों समझ नहीं आया सर, जो आपने वो डेरिवेशन करा था और ये सर ये सही से नहीं समझ आया। एक्चुअल वैल्यू समझ में आ गई भाई? हाँ सर। एब्सोल्यूट एरर आगे समझ में? हाँ सर। कि भाई हर रीडिंग का कितना डिफरेंस है एक्चुअल वैल्यू से। उसके बाद मैंने ये बात बोली कि हर रीडिंग थोड़ी बहुत आगे या थोड़ी बहुत पीछे है एक्चुअल वैल्यू से। कोई एक आधी रीडिंग ऐसी भी है जिसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो हर रीडिंग में कुछ ना कुछ गलती है, या तो वो ऊपर है एक्चुअल वैल्यू के या वो नीचे है जहां नेगेटिव एरर आ रहा है। तो ऑन एन एवरेज कितनी गलती है, कितना एरर है किसी रीडिंग में, दैट इज एक्सप्लेन्ड इन थर्ड पॉइंट, जिसके अंदर हम कर क्या रहे हैं,
पहली रीडिंग में आने वाली गलती का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, प्लस माइनस नहीं लगाना, दूसरी रीडिंग में आने वाली गलती का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं और सारी एरर्स के एवरेज ले लेते हैं, तो हम बोलते हैं उसको मीन एब्सोल्यूट एरर। 10 रीडिंग्स हैं तो डिवाइड बाय 10 करना होगा, 5 रीडिंग्स यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं तो डिवाइड बाय 5 किया, मतलब सभी एरर्स के मैग्नीट्यूड्स की एवरेज को कहा जा रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ गया भाई? यस सर। ठीक है, और उसी में जो आया जो आंसर, यही अपना मुद्दे की बात है जिसकी टर्म्स में चीजें बताई जाती हैं। एक्सपेरिमेंटल का रिजल्ट जो है इसी बात पे घोषित होता है कि एक्चुअल वैल्यू क्या है और उसमें एवरेज, ऑन एन एवरेज कितना मोटा मोटा एरर है, आगे या पीछे का 0.2 का एरर है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। तो डायरेक्टली इस तरह का सवाल स्कूल एग्जाम में प्रकट हो सकता है, 2 नंबर 3 नंबर का, जिसमें तुमसे परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई वैरायटी नहीं है स्पेशल, लेंथ की जगह टेम्परेचर हो सकता है, 5 रीडिंग्स की जगह 3 रीडिंग्स हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, थोड़ा इजी बनाने के लिए। ठीक है, अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि भाई अगर किसी बंदे ने ये एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं, भाई जैसे हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापना था, हमने सीधा मुंह में थर्मामीटर रखा, कहानी खत्म करी और टेम्परेचर नाप के जो भी करना था, भाई गोली खानी थी गोली खा ली, नहीं खानी थी नहीं खाई। ठीक है, तो एक ही बार अपन जनरली रीडिंग लेते हैं, या अपने को कोई पेपर की लेंथ नापनी है तब हम बस स्केल से एक बार ही रीडिंग लेते हैं, 5 बारी थोड़ी ना रीडिंग लेंगे। तो अगर सिंगल रीडिंग ली जा रही है तो उसके अंदर एक्चुअल वैल्यू क्या समझी जाएगी और एरर क्या समझा जाएगा इन केस ऑफ सिंगल रीडिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल से ही समझते हैं, मान लो लेंथ वाला ही एग्जाम्पल ले रहा हूं। लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ नापी गई, is measured as, मान लो 10.23 सेंटीमीटर। किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ नापी जा रही है और उसको नापने के बाद ये पता चला कि भाई इसकी लेंथ 10.23 सेंटीमीटर है। ये किसी बंदे ने हमें बताया उस ऑब्जेक्ट की लेंथ नाप के। तो एक तो जो उसने आंसर दिया, ये जो आंसर दिया उसने 2 डेसिमल तक आंसर दिया है, इसका मतलब उस बंदे ने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया होगा जो 2 डेसिमल तक सेंटीमीटर में आंसर देता है। पहली बात कि भाई हमें ये आंसर देख के ये पता चल गया, रीडिंग देख के ये पता चल गया कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया होगा, प्रिसीजन का हमें आइडिया लग रहा है इस बात से। अच्छा, तो इसके अंदर अब एक ही रीडिंग है, तो एक्चुअल वैल्यू क्या मानेंगे, यही एक्चुअल वैल्यू है भाई, और कोई तो बात है ही नहीं इसमें। या इस अकेली एक ही रीडिंग की एवरेज लोगे तब भी वही आएगी, एक ही रीडिंग है। तो सिंगल रीडिंग के केस में व्हाट इज एक्चुअल वैल्यू? एक्चुअल वैल्यू इज द रीडिंग इटसेल्फ, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। एक्चुअल वैल्यू रीडिंग के ही बराबर है, अगर एक ही रीडिंग है तो कोई एवरेज लेने की भी जरूरत नहीं। और उसमें एरर कितना समझेंगे? एरर जो होगा सिंगल रीडिंग के केस में, एरर इज सिंपली प्लस माइनस लीस्ट काउंट, ये पूरा लिख देता हूं, एरर इज सिंपली प्लस माइनस लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जिस इंस्ट्रूमेंट से नापा गया है उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जो है वही एरर है। अब ये बात कई बच्चों को समझ में नहीं आती कि ये कैसे यार। जैसे देखो इस एग्जांपल में देखो, ये लेंथ नापी गई है किसी ऑब्जेक्ट की, 2 डेसिमल तक नापी गई है, मतलब कोई वर्नियर कैलिपर नाम का कोई इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ होगा, ठीक है, जो 2 ही डेसिमल तक नाप सकता है बेचारा। तीसरा डेसिमल क्या है, 3 के बाद क्या आएगा वो बता नहीं सकता, उसका प्रिसीजन ही नहीं है उस लेवल का। तो अब ये जो वर्नियर कैलिपर है बेचारा, ये 10.22 से लेकर और 10.24 सेंटीमीटर तक, ध्यान से सुनो, 10.22 से लेकर 10.24 सेंटीमीटर के बीच में अगर कुछ भी रीडिंग आई तो वो तीसरा डेसिमल तो कभी पहचान नहीं पाएगा, तो वो उसको 10.23 बता देगा। जैसे मान लो अपन स्केल से नाप रहे हैं, जैसे मान लो ये अपना स्केल है, स्केल वाला एग्जांपल तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये मान लो अपना स्केल है, ठीक है, और यहां सारी नहीं बना रहा, ये 1 मिलीमीटर के बीच में गैप्स हैं, एक एक डिवीजन 1 मिलीमीटर की है, और यहां पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा और वो ऑब्जेक्ट लेट से ऐसा बन गया, यहां तक आ रहा है, बीच में फंस गया। एक ऑब्जेक्ट है, ये ब्लू कलर का जो है ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ हम स्केल से नाप रहे थे और ये पिक्चर हमारे सामने बनी हुई है कि भाई स्केल से नाप रहे हैं। तो अब इसमें क्या आंसर करोगे?
अब तुम ये बोलोगे भाई अंदाजे से कि यार 4 mm से तो बड़ी लेंथ है इस ऑब्जेक्ट की और 5 mm से छोटी लेंथ है। अब फिर भी तुमसे कोई पूछे नहीं भाई तू बता यार, अब तू बता इसकी लेंथ कितनी है, तो तुम बोलोगे ठीक है यार 4 mm है, कुछ 4 mm बोलोगे या 5 mm बोलोगे, जबकि तुम्हें पता है कि भाई 4 mm तो नहीं है, ठीक है 4 mm से थोड़ी बड़ी है, ना ही 5 mm है, 5 mm से थोड़ी छोटी है। अब कितनी है, 4 और 5 mm के बीच में कितनी है, वो बेचारा स्केल बता नहीं पा रहा, मजबूर है यार, स्केल के अंदर 1 मिलीमीटर से छोटे गैप है ही नहीं, तो कैसे बताएगा वो। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, अगर बंदा आंसर कर रहा है 4 mm इज द रीडिंग, तो भाई उस 4 mm के अंदर 1 mm की गलती होने की संभावना है, क्योंकि 3 mm से लेकर 5 mm के बीच में कोई भी रीडिंग को स्केल 4 mm बता सकता है। तो कहने का मतलब यह है, जैसे यहां 10.23 सेंटीमीटर की रीडिंग नापी गई, तो यह रीडिंग 10.22 से लेकर 10.24 तक कुछ भी हो सकती है, और जो वो तीसरा डेसिमल है वो बता नहीं पाएगा वर्नियर कैलिपर। हेंस इसके अंदर जो एरर है वो 0.01 का एरर है। इस एग्जांपल में हम ये बोलेंगे इसकी एक्चुअल वैल्यू इन दिस एग्जांपल इज 10.23 सेंटीमीटर, एंड इस एग्जांपल में ये है प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, और इस रीडिंग को ऐसे ट्रीट किया जाएगा, दिस इज 10.23 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। सिंगल अगर रीडिंग ली जा रही है तो लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को एरर समझा जाएगा, और जो रीडिंग ली गई है वही एक्चुअल वैल्यू समझी जाएगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल रीडिंग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट तो क्या है, सिंगल रीडिंग है बस, जस्ट। हाँ बोलो जो आपने लिखी है सर ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, मतलब सर 10.23 प्लस माइनस 0.01, इसे क्या बोलेंगे? ये अपनी रीडिंग की वैल्यू है बेसिकली, ये एक्चुअल वैल्यू एंड प्लस माइनस इतना एरर। तो सर सिंपल रीडिंग की वैल्यू, रीडिंग की वैल्यू है और प्लस माइनस एरर है। एक्चुअल वैल्यू बोल दे इसको, एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एरर। इस फॉर्मेट में किसी भी रीडिंग को लिखा जाता है, समझ गए ना? मतलब एक्चुअल वैल्यू 10.2 सेंटीमीटर तो लिखी है, 10.23 है, सॉरी 10.23 है, ठीक है ना। लीस्ट काउंट ही 10.22 और 10.24 के बीच में कोई भी रीडिंग आएगी तो वो 10.23 ही बताई जाएगी, या ऐसे बोल दो कि 10.23 अगर कोई बंदा हमें रीडिंग बता रहा है तो वो 10.22 और 10.24 के बीच में कहीं भी हो सकती है। 10.23 माइनस 0.01 एंड 10.23 प्लस 0.01 के बीच में कहीं भी हो सकती है, इतना एरर उसमें हो ही सकता है बिकॉज ऑफ द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आई होप क्लियर है, क्यों इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना? यस सर। इस पे आप क्वेश्चंस देखते हैं कुछ किस तरह के पूछे जाते हैं सवाल। देखो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड परसेंटेज एरर इन टाइम मेजरमेंट ऑफ 2.50 सेकेंड्स बाय अ स्टॉप वॉच। ध्यान से, ये डेसिमल के बाद मैं इसको 2.5 भी लिख सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के यहां 2.50 लिखा है। 2.50 किसी स्टॉप वॉच से मेजर किया गया। किसी कोई एक इवेंट हुआ होगा भाई, किसी बंदे ने दौड़ लगाई होगी, मान लो रनिंग हो रही है, रनिंग का टाइम मेजर किया, 2.5 सेकंड की रनिंग हुई, तो अब 2.5 सेकंड्स की स्टॉप वॉच से अगर मेजरमेंट हो रही है तो ये 2.50 लिखा है। इसका मतलब एक ऐसी स्टॉप वॉच से टाइम मेजर किया जा रहा है जो डेसिमल के बाद 2 डेसिमल तक सेकंड्स में आंसर देती है। ये रीडिंग देख के हम ये बोल सकते हैं इस रीडिंग की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 2.50 सेकंड्स, एंड इस रीडिंग में जो एरर है 0.4%, हाँ बिल्कुल सही, इस रीडिंग में जो एरर है वो है 0.01 सेकंड का। ये 2 डेसिमल देख के हमें ये बात चमक रही है कि एक ऐसी घड़ी है, एक ऐसी स्टॉप वॉच है जो 2 डेसिमल तक सेकंड्स में आंसर करती है, मतलब 1/100 सेकंड को भी वो नाप सकती है। जैसे देखी होंगी सबने स्टॉप वॉचेस, 0 से लेकर 99 तक की काउंटिंग होती है तो 1 सेकंड बीतता है, फिर दोबारा 0 से 99 तक की काउंटिंग होती है तो 1 सेकंड बीतता है। तो उस घड़ी से ये 2.5 सेकंड नापे गए हैं, तो ये एरर है, ये एक्चुअल वैल्यू है। पूछा क्या है, परसेंटेज एरर पूछा है, तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू सिंपली प्लस माइनस 0.01 का एरर है अपॉन एक्चुअल वैल्यू 2.50 की इनटू 100, मतलब डेल्टा एल एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू
इनटू 100, डेल्टा एल बाय एल या डेल्टा टी बाय टी बोल दो, यहाँ पे टाइम मेजर कर रहे हैं तो डेल्टा टी बाय टी इनटू 100, सीधा फॉर्मूला लगाया, आंसर कितना बन रहा है 1/250 इनटू 100 या 100/250 बोल दो, 100/250% प्लस माइनस 100/250%, 0.04 सेंटीमीटर पर सेकंड। 0.04 आएगा, 0.4 आएगा, 0.4 आएगा, 0.4%। यस सर 0.4। 2/5 है, 2/5% या 0.4%, दिस इज अवर आंसर। बाकी फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। थोड़ा सा ही एरर है, मतलब बढ़िया स्टॉप वॉच है, जितना कम होगा एरर मतलब उतना हम अच्छे आंसर की उम्मीद करेंगे कि भाई ज्यादा काफी कम एरर है मतलब अच्छी मेजरमेंट मानी जाएगी। आई होप क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन सभी को। यस सर। ठीक है, और देखो ये क्वेश्चन रीड करो एक बार सब बच्चे। थिकनेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 500 पेजेस, 500 पन्नों की किताब है और उसकी थिकनेस मेजर की गई है 10 सेंटीमीटर व्हेन मेजर्ड बाय अ ज्योमेट्री बॉक्स स्केल। स्केल से नापी है हमने। क्वेश्चन है फाइंड एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर इन थिकनेस ऑफ 1 पेज। जैसे प्रैक्टिकली सोच के देखो, जैसे मान लो मैं तुम्हें एक ज्योमेट्री बॉक्स स्केल पकड़ा दूं और तुमसे पूछूं भाई जो तुम्हारे हाथ में नोटबुक है या बुक है उसके एक पेज की थिकनेस निकाल के बताओ, एक पेज कितना थिक है। तो तुम बोलोगे यार मैं नाप ही नहीं सकता, भाई स्केल से कैसे नापेगी, एक जो पेज होता है कितना पतला सा होता है ना, उसकी थिकनेस नापने के लिए बोल रहा हूं, उसकी लेंथ या विड्थ नापने के लिए नहीं बोल रहा हूं। तो थिकनेस जो है डायरेक्टली एक पेज की तो नापी नहीं जा सकती स्केल से, लेकिन हाँ 500 पेजेस की बुक है तो 500 पन्नों की इकट्ठी थिकनेस तो हम स्केल से नाप सकते हैं, वही नापी गई है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की थिकनेस है और ज्योमेट्री बॉक्स स्केल से नापी गई है। तो इसको, इस पूरी बात को हम प्रॉपर शब्दों में कैसे लिखेंगे, थिकनेस ऑफ 500 पेजेस, 500 पेजेस की जो थिकनेस है वो है 10 सेंटीमीटर, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। और क्योंकि ज्योमेट्री बॉक्स स्केल से नापी गई है तो उसके अंदर 1 मिलीमीटर का या 0.1 सेंटीमीटर का एरर है। स्केल जो है बेचारा वो 9.9 और 10.1 की किसी भी रीडिंग को 10 बोल सकता है, क्योंकि वो दूसरा डेसिमल कभी बता ही नहीं पाएगा, 1 मिलीमीटर से छोटा वो नाप नहीं सकता। क्योंकि पहली स्टेटमेंट क्लियर है सॉल्यूशन की, सिंगल रीडिंग। लेकिन ये जो सिंगल रीडिंग ली गई है ये 500 पन्नों की ली गई है। अब 500 पन्नों के क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन जो है एक पेज का क्वेश्चन है। एक पेज की थिकनेस में परसेंटेज एरर बताना है और एब्सोल्यूट एरर बताना है। तो भाई 500 पन्नों की ये थिकनेस है विद एरर, तो सिंपल हम बोलेंगे थिकनेस ऑफ 1 पेज, एक पेज की थिकनेस क्या हो जाएगी 0.02 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड बाय 500 कर दो सिंपली, 10/500 सेंटीमीटर। ये तो हो गई एक पेज की थिकनेस की एक्चुअल वैल्यू, और एरर भी डिवाइड हो जाएगा साथ में। एक पेज की थिकनेस में जो थिकनेस आ रही है वो कितनी आ रही है, एक जीरो कट रही है, 1/50 मतलब 0.02 सेंटीमीटर थिकनेस का एक पेज है। मिलीमीटर में भी चाहो तो लिख सकते हो 0.2 मिलीमीटर। और उसमें जो एरर है वो है 0. इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.2/1000 लिखा हुआ है। 0.2/1000 का मतलब हो गया 0.0002। बहुत ध्यान से, तो ये हो गया अपना आंसर नंबर 1। ध्यान से, पहला आंसर यही हमसे पूछा था, एक पेज की थिकनेस में एब्सोल्यूट एरर बताओ। तो ये अपना पहला आंसर हो गया, प्लस माइनस को भी इंक्लूड कर लो। एक पेज की थिकनेस में इतना सा एरर है, केवल 0. मिलीमीटर में बोलोगे तो 0.002 मिलीमीटर का एरर है। तुम सोचोगे यार ये कैसे हो रहा है, अब स्केल तो इतनी बारीकी में नाप ही नहीं सकता। हाँ, तो इसीलिए तो हमने 500 पन्नों की थिकनेस नापी। 500 पन्नों की थिकनेस में स्केल के लीस्ट काउंट जितना एरर है, ये ध्यान रखना है, जिस चीज को नापा जा रहा है उस चीज के अंदर एरर लीस्ट काउंट के बराबर होगा।
एक पेज की थिकनेस को नापा नहीं जा रहा, एक पेज की थिकनेस को कैलकुलेट किया जा रहा है डिवाइड बाय 500 करके। तो ये चीज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट नहीं है, ये चीज कैलकुलेटेड है। आई होप चमक रहा है क्या बोल रहा हूं? ठीक है, अब ये तो हो गया एब्सोल्यूट एरर की बात। दूसरा पूछा गया था परसेंटेज एरर था, वो तो आसानी है, ये रहा दिस एरर अपॉन दिस वैल्यू एक्चुअल वैल्यू इनटू 100। तो परसेंटेज एरर 1% बनेगा, नहीं भाई, हाँ 1% बन रहा है, सही। परसेंटेज एरर बन रहा है प्लस माइनस 0.0002, बहुत ध्यान से करना है ये काम, अपॉन एक्चुअल वैल्यू दैट इज 0.02 इनटू 100। तो ऊपर न्यूमरेटर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल जो है 2 जीरोस जंप करके आगे पहुंच जाएगा, 0.02 अपॉन 0.02 बन जाएगा, दैट इज 1%। ये है अपना आंसर नंबर 2। 1% का एरर है और एब्सोल्यूट एरर ये है। ठीक है बच्चों, क्लियर है कहानी? सिंगल रीडिंग ठीक है। और देखो चलो एक खुद से ट्राई करो, अगला ट्राई करो आराम से, 2 मिनट दे रहा हूं। सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल पिछले सवाल जैसा। एक पेंडुलम ऐसे टू एंड फ्रो ऑसिलेट किए जा रहा है, उसकी एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मेजर नहीं हो रहा, 20 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड मेजर हुआ किसी घड़ी के द्वारा, जिस घड़ी ने ये रीडिंग दी। और पूछा जा रहा है सवाल 20 ऑसिलेशन पे सवाल नहीं है, सवाल एक ऑसिलेशन पे पूछा जा रहा है कि एक ऑसिलेशन की मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर कितना होगा। बस केवल एब्सोल्यूट एरर ही बताना है। 0.1 सेकंड। ओए 0.1 सेकंड एरर है, लेकिन वो 20 ऑसिलेशन में है भाई। लीस्ट काउंट ही एरर होता है जो चीज मेजर की जाती है उसमें। मेजर कौन किया गया है? एक ऑसिलेशन का टाइम मेजर नहीं किया गया, 20 ऑसिलेशन का टाइम मेजर किया गया। मतलब इस रीडिंग के अंदर 0.1 का एरर है, इस रीडिंग में है, एक ऑसिलेशन की रीडिंग में नहीं है। एक ऑसिलेशन की रीडिंग ली ही नहीं जा रही, वो तो हमें कैलकुलेट करनी है डिवाइड बाय 20 करके। सर वो 2 आ जाएगी सर, 2.0 सेकंड हो जाएगा सर, उसका लीस्ट काउंट भी 0.1 सेकंड ही होगा ना। एक ऑसिलेशन के टाइम पीरियड को मेजर नहीं किया जा रहा भाई, वो कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन अलग चीज है, मेजरमेंट अलग चीज है। नापा गया है 20 ऑसिलेशंस को, इस रीडिंग के अंदर 0.1 का एरर है ऐसे बोल दे, और डिवाइडेड बाय 20 करेगा 0.005 प्लस माइनस 0.005 सेकंड। फिर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ बच्चों, हारी अब आवाज? हाँ तो 20 ऑसिलेशन। 2 प्लस माइनस 0.005। हाँ ठीक है, 0 पॉइंट मतलब केवल एरर पूछा है तो 0.005 प्लस माइनस, यस दैट्स करेक्ट। तो इसके अंदर जो एरर है वो 0.1 सेकंड का है। 0.1 कैसे सोचा? डेसिमल के बाद ये जो जीरो लगी हुई है ये फालतू नहीं है, यही हमें, ये डेसिमल के बाद वाली जीरो ही हमें बता रही है एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से नापा गया है जो एक डेसिमल तक नापता है। मतलब लीस्ट काउंट ऑफ दिस क्लॉक या दिस वॉच इज 0.1 seconds. So this is the time period of 20 oscillations, hence टाइम पीरियड ऑफ 1 ऑसिलेशन हो जाएगा। इस पूरी चीज को डिवाइड बाय 20 कर दो, इसकी रीडिंग एक्चुअल वैल्यू भी डिवाइड बाय 20 हो गई, एरर भी डिवाइड बाय 20 हो गया। ये बन रहा है
2 सेकंड का टाइम पीरियड है, प्लस माइनस एरर है 0.005 सेकंड्स का। तो ये हमारा आंसर है। आंसर में सिर्फ हमसे एरर पूछा था, एरर जो है वो 0.005 सेकंड्स का एरर है, प्लस माइनस को भी इंक्लूड कर सकते हो। दिस इज अवर एरर। ठीक है, आसान है चीजें। सिंगल रीडिंग या एक ही चीज की रीडिंग अगर हमें नापनी है, तो एक लेंथ नापनी है या एक टेम्परेचर नापना है या एक टाइम नापना है, कुछ भी नापना है, किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से नापना है, तो उसमें एरर कितना है ये हम अब बता सकते हैं। अब इसके बाद क्या बात है, नेक्स्ट हेडिंग जो है अपनी, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की अब क्या जरूरत है? देखो, जैसे प्रैक्टिकल एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो कि ये अपने पास एक बुक है। अब तुमसे कोई इसकी लेंथ पूछेगा तो तुम स्केल से नाप लोगे या वर्नियर कैलिपर, जो भी तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट है उससे नाप लोगे। विड्थ पूछेगा, नाप लोगे। हाइट, ये थिकनेस पूछेगा, इस पे हमने क्वेश्चन भी किया, ये भी स्केल से नाप जाएगी। इसकी सारे डायमेंशन स्केल से नापे जा सकते हैं। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछता है कि भाई इस बुक की वॉल्यूम बताओ, इस बुक की वॉल्यूम कितनी है, तो तुम क्या जुगाड़ लगाओगे? मेजर करना है, प्रैक्टिकल करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, स्केल है तुम्हारे हाथ में, वॉल्यूम। हाँ, तो हम क्या करेंगे भाई? लेंथ नापेंगे, फिर विड्थ नापेंगे, फिर हाइट नापेंगे और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यही करेंगे। अब समस्या क्या खड़ी हो जाएगी? जब तुमने लेंथ नापी तो कुछ एरर आया, जब तुमने विड्थ नापी तो कुछ एरर आया, जब तुमने हाइट नापी तो भी एरर आया। तो हेंस जब तुम इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तब भी कुछ एरर बनेगा। अब वो कितना एरर बनेगा वो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो तुम्हें डायरेक्टली उसका कोई डायरेक्टली कुछ बता नहीं सकते, उसको रट नहीं सकते अपन उस चीज को। तो उन्हीं चीजों के जब हम दो अलग अलग क्वांटिटीज को मेजर करते हैं और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड या उनकी पावर कुछ लगा रहे हैं, तो मेजर कुछ अलग चीज हो रही है, उसके बाद कैलकुलेशंस हो रही हैं, तो एरर्स कैसे कैलकुलेट होंगे, इस बात की हम चर्चा करने वाले हैं, जिसपे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। मतलब इसी पे ही पूछे जाते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस एरर टॉपिक में से। तो सबसे पहली चीज क्या है? पहला फॉर्मूला कि भाई अगर कोई z नाम की क्वांटिटी है जो x प्लस वाई करके है, अगेन मैं कोई स्पेसिफिक यहां एग्जांपल नहीं ले रहा, वो क्वेश्चन में हमें समझ में आएगा। कुछ भी हो सकता है, ये z, x और y कुछ भी हो सकते हैं, टेम्परेचर भी हो सकते हैं, लेंथ भी हो सकते हैं। मतलब यहां इसमें किया क्या जा रहा है? x और y को मेजर किया जा रहा है। मेजर z को नहीं कर रहे, मेजर कर रहे हैं हम x और y को, और उन दोनों को ऐड करके z की वैल्यू निकाल रहे हैं। लिखा हुआ है नीचे, डेल्टा x डेल्टा y क्या है? एब्सोल्यूट एरर्स इन मेजर्ड क्वांटिटीज x एंड y। x और y को मेजर किया जा रहा है, जिन दोनों को ऐड करके z की वैल्यू निकाली जा रही है। फॉर्मूला क्या है? अगर x के अंदर डेल्टा x का एरर है, y के अंदर डेल्टा y का एरर है, तो z के अंदर जो एरर आएगा वो होगा प्लस माइनस दोनों के एरर्स की सिंपल एडिशन। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझो कहां से आया ये फॉर्मूला। इसकी डेरिवेशन कोई नहीं पूछता, लेकिन अपने को समझ में आनी चाहिए फिर भी किस तरह से। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक x नाम की क्वांटिटी मेजर की गई, लेट्स से वो आई 20 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। x नाम की क्वांटिटी को मैं टेम्परेचर मान के चल रहा हूं कि भाई x जो है टेम्परेचर मेजर किया हमने किसी ऑब्जेक्ट का, वो ये निकल के आया। एक कोई y नाम की क्वांटिटी हमने अलग से मेजर करी, टेम्परेचर ही है वो भी, वो मेजर करी, वो बनी 30 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों जो क्वांटिटीज हैं ये अलग अलग तरीकों के थर्मामीटर से मेजर करके तुम्हारे सामने गिवन है। अब तुमसे कोई पूछता है इन दोनों टेम्परेचर्स की एडिशन बता दो और उस एडिशन में एरर भी बता दो। तो अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि हमने फॉर्मूला नहीं रटा हुआ, हम बेसिक एडिशन जानते हैं कि भाई प्लस कैसे करते हैं, ये हर बच्चा जानता है। तो बेसिक एडिशन क्या कैसे करेंगे? इसका मतलब क्या है? ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये जो क्वांटिटी है x नाम की, ये 20 माइनस 0.1 से लेकर 20 प्लस 0.1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। दिस x कैन लाई बिटवीन 19.9 से लेकर 20.1 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ये कुछ भी हो सकती है। इसकी एक्चुअल वैल्यू तो 20 है,
लेकिन एरर है 0.1 का मतलब 20 माइनस 0.1 और 20 प्लस 0.1 के बीच में ये कुछ भी हो सकता है, ये टेम्परेचर। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। सिमिलरली y नाम की जो मेजरमेंट ली गई है, इसका मीनिंग क्या है कि y नाम की क्वांटिटी दिस कैन लाई बिटवीन 30 माइनस 0.2 मतलब 29.8 30 माइनस 0.2 और 30 प्लस 0.2 के बीच में कहीं भी हो सकती है। 30 माइनस 0.2 माने 29.8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30.2 डिग्री सेल्सियस तक कितनी भी हो सकती है। हमें नहीं पता कितनी है, क्योंकि भाई कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट नहीं होता, इस वजह से हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन हमें दोनों में एक्चुअल वैल्यूज भी पता है, एरर्स भी पता है, जिसके बेसिस पे हम इनके बारे में सोच के बैठ गए। अब तुमसे कोई पूछ रहा है कि इन दोनों की एडिशन बताओ, इन दोनों टेम्परेचर्स की एडिशंस बताओ। हमने मान लिया फॉर्मूला नहीं रटा हुआ, हम बेसिक से सोच रहे हैं, तो हम बोलेंगे भाई इनकी जो एडिशंस होंगी x प्लस वाई कितना होगा। कॉमन सेंस से सोचो भाई, x प्लस वाई मिनिमम कितना हो सकता है। x प्लस वाई मिनिमम तब बनेगा जब x भी मिनिमम कंसीडर कर लो और y की भी मिनिमम वाली वैल्यू चक लो। 19.9 उठा लो यहां से 29.8 उठा लो, इन दोनों की एडिशन x प्लस वाई की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बन सकती है। x प्लस वाई की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो है 19.9 प्लस 28.8 इतना डिग्री सेल्सियस। ये बन रही है कितनी? Sir, 29.8. हाँ सॉरी 29.8 917 47 49.7 degrees Celsius. 49.7 डिग्री सेल्सियस। ये इन दोनों टेम्परेचर्स की एडिशन की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बन सकती है। सिमिलरली मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इनकी क्या बन सकती है? वो बन सकती है भाई इन दोनों को मैक्सिमम वाले उठा लो कि भाई जब x भी अपने मैक्सिमम पे आ गया मान लो और y भी मैक्सिमम गलती के साथ आ गया, तो मैक्सिमम वैल्यू उठा ली तो 20.1 प्लस 30.2 ये बन रही है 50.3 डिग्री सेल्सियस। अब हमसे फाइनली जो बंदा पूछ रहा है कि भाई x प्लस वाई की फाइनल आंसर बताओ यार, तो हम क्या बोलेंगे? इन दोनों को देख के हम ये बोलेंगे हेंस x प्लस वाई इज नथिंग बट, इन दोनों के ठीक बीच में देखो कौन है, 49.7 और 50.3 के ठीक बीच में कौन आएगा? 50 आएगा। आना भी चाहिए था क्योंकि x की एक्चुअल वैल्यू 20 है, y की एक्चुअल वैल्यू 30 है, तो इन दोनों की एडिशन की एक्चुअल वैल्यू तो 50 ही बनती है। ये मिनिमम वाली वैल्यू देखो 50 से 0.3 छोटी है, मैक्सिमम वाली वैल्यू 50 से 0.3 बड़ी है, तो इसका मतलब इसके अंदर 0.3 डिग्री सेल्सियस का एरर है। सो हेंस फॉर्मूला चमक गया। इस एग्जांपल के अंदर डेल्टा एक्स कौन था? ये 0.1 डेल्टा एक्स था। डेल्टा एक्स जो था वो एरर इन एक्स नाम की क्वांटिटी। 0.2 कौन था? ये डेल्टा वाई था। और जब हमने बेसिक मेथड से इसको किया बिना कोई फॉर्मूला रटे, तो हमारा जो आंसर आया एक्स प्लस वाई नाम की क्वांटिटी में, वो जो आंसर आया उसके अंदर जो एरर आया वो ये आया, डेल्टा जेड जिसे बोल रहे हैं, जेड को ही एक्स प्लस वाई लिख रहे हैं। तो हेंस चमक गया कि भाई अगर दो चीजों की एडिशन करनी है तो उनके जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं वो सिंपली ऐड हो जाते हैं। पहला सिंपल फॉर्मूला। फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला इंपॉर्टेंट मेन चीज ये रटनी है अपने को जो ऊपर लिखी है। किसी को भी समझने में कुछ डाउट है तो बोलो भाई। डेरिवेशन कोई पूछेगा नहीं, कॉमन सेंस की बातें, ग्रैस्प करने वाली बातें, लॉजिकल बातें। एक तो साइंस की पढ़ाई करने आए हैं सब बच्चे 10th से 11th में, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा किसी भी तरह की टीचर या बुक या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, किसी पे भी ब्लाइंड फेथ मत रखना। अपना दिमाग, अपना लॉजिक हमेशा खुला रखना, हर चीज को सुनना और फिर ये सोचना कि क्यों बोल रहा है ये सामने वाला बंदा ऐसा। अगर तुम्हें सही ना लगे तो उससे पूछो भाई क्यों बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये लॉजिकल माइंड ओपन रहना चाहिए। क्यों का जवाब मैक्सिमम टाइम खुद ही मिल जाता है जब हम खुद से पूछ रहे होते हैं क्यों क्यों क्यों। किसी किताब में कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है, क्यों लिखी हुई है, मैक्सिमम टाइम तुम्हें खुद ही आंसर मिल जाएगा उस बात का। नहीं मिलता तो पूछ सकते हो किसी भी टीचर से या अपने दोस्त से, किसी से भी, लेकिन वो क्यों पूछना छोड़ना नहीं है, अदरवाइज साइंस की पढ़ाई हो नहीं पाएगी, ठीक है ना। साइंटिफिक पढ़ाई कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि भाई
मम्मी ने बोल दिया कि भाई मंगलवार को बाल नहीं कटवाने, तो यार बाल नहीं कटवाएंगे मंगलवार से। ये अब ठीक है, एक ब्लाइंड फेथ अलग है, लेकिन साइंस के अंदर ये नहीं चल सकता। साइंस के अंदर हमें सोचना होगा क्यों, पूछना होगा क्यों। ठीक है, आइयो क्लियर है? पहला फॉर्मूला सभी को, क्वेश्चन देख लो इस पे। लेंथ एंड विड्थ या लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर मेजर्ड टू बी, रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है, ध्यान से दी हुई है नहीं है, मेजर की गई करके बताई गई है। ये डेसिमल के बाद 2 जीरो लिखी हुई है, मतलब वर्नियर कैलिपर से मेजर की गई होगी। और उसकी विड्थ 4.0 सेंटीमीटर लिखी गई है। पूछा गया है फाइंड परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ इट्स पेरीमीटर। प्रैक्टिकली सोच के देखो, अगर मैं तुम्हें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूं पेपर के ऊपर, और तुमसे इसका पूछूं भाई इसका पेरीमीटर नाप के बताओ, तो तुम क्या करोगे यार? यही करोगे ना, पहले लेंथ नापोगे, फिर विड्थ नापोगे, और फिर फॉर्मूला लगा दोगे कि भाई लेंथ प्लस विड्थ या 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ इज कॉल्ड एज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो वही हम भी करेंगे, यहाँ पे मेजरमेंट ही कर रहे हैं, तो वही यहाँ पे भी स्टार्ट करना है। पेरीमीटर को अगर मैं P सिंबल दे दूं, तो पेरीमीटर होता है लेंथ प्लस विड्थ या ब्रेड्थ बोल दो, B फॉर ब्रेड्थ, L फॉर लेंथ। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है। अब ये जो लेंथ नापी गई है, ये नापी गई है 5.00 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 डेसिमल तक नापी गई है, इसका मतलब इसमें 0.01 सेंटीमीटर का एरर होगा। ये 2 डेसिमल देख के हम लीस्ट काउंट समझ पा रहे हैं, और जितना लीस्ट काउंट है वही एरर है लेंथ में। सिमिलरली ब्रेड्थ के अंदर 4.0 सेंटीमीटर की लेंथ नापी गई है, मतलब ये ज्योमेट्री बॉक्स स्केल से नापी गई होगी, 1 डेसिमल तक है, मतलब इसमें 0.1 सेंटीमीटर का एरर है। मतलब ये हो गया अपना डेल्टा एल, और ये हो गया अपना डेल्टा बी, ब्रेड्थ के अंदर एरर। लेंथ और ब्रेड्थ तो दी हुई थी, उनमें एरर्स हमने लीस्ट काउंट से पहचान लिए। अब हमसे पूछ रहे हैं पेरीमीटर बताओ, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर बन जाएगा, जब इनको ऐड करेंगे तो भाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, वैसे तो कैलकुलेशन सिंपल है, 5 + 4 9, 5 + 4 9, 9 का डबल 18 सेंटीमीटर का तो पेरीमीटर बनेगा। ये तो हुई एक्चुअल वैल्यू, ये सबको चमकी रही है भाई, L 5 है, B 4 है, 5 + 4 × 2 कर दिया, 18 सेंटीमीटर तो पेरीमीटर की एक्चुअल वैल्यू हो गई। एरर कितना होगा? तो एरर के लिए हम बोलेंगे ये पहली लेंथ के अंदर एरर, फिर दूसरी लेंथ में भी यही एरर, फिर ब्रेड्थ में ये दूसरे वाला एरर, चौथी ब्रेड्थ में फिर से ये एरर। मतलब ये एरर 2 बारी काउंट होएगा, ये एरर भी 2 बारी काउंट होएगा, और एडिशन ही हो रही है तो सारे एरर्स ऐड हो जाएंगे। तो एरर्स को ऐड करने के लिए हम बोलेंगे 0.01 + 0.01 + 0.1 + 0.1। सिंपली ये सारे एरर्स ऐड हो गए। 2 टाइम्स डेल्टा एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा बी लिखा है, 2 टाइम्स एल प्लस बी का फॉर्मूला था। तो ये बन रहा है पेरीमीटर। पेरीमीटर में जो एरर है 0.11, हाँ ये 0.01 + 0.1 होगा 0.11, और 0.11 + 0.11 इज 0.22 सेंटीमीटर। आराम से सोच लो, अगर हमसे कोई पूछता पेरीमीटर में एब्सोल्यूट एरर बताओ, तो आंसर इज 0.22 सेंटीमीटर का एब्सोल्यूट एरर है पेरीमीटर की कैलकुलेशन में। पेरीमीटर इज नॉट बीइंग मेजर्ड हियर, पेरीमीटर इज गेटिंग कैलकुलेटेड हियर, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। पेरीमीटर को मेजर नहीं किया, मेजर लेंथ और ब्रेड्थ को किया, पेरीमीटर हमने कैलकुलेट किया, उसका एरर भी और उसकी एक्चुअल वैल्यू भी, ठीक है। अब पूछा क्या था? परसेंटेज एरर पूछा गया था भाई, खत्म हो गया, ये 11/9%। एरर आ चुका है, तो हेंस परसेंटेज एरर हो जाएगा, एरर है 0.2 ± 0.22 का अपॉन 18 एक्चुअल वैल्यू इनटू 100, 22/18% या 1.222%. बिल्कुल 11/9% आंसर। फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, बाकी डिपेंड करता है ऑप्शंस पे। बोर्ड स्कूल एग्जाम में कर रहे हो तो ये आंसर छोड़ सकते हो, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर ऑप्शंस में डेसिमल में तो डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। 1.2%। हाँ 1.22% लगभग। दीज आर आवर आंसर्स। इजी है, एडिशन बहुत ही आसान।
एडिशन में सिंपली एरर भी ऐड हो रहे हैं, या ऐसे बोल दो एरर्स के मैग्नीट्यूड ऐड हो रहे हैं। ठीक है, सेकंड फॉर्मूले पे आते हैं। किसी को भी फास्ट लग रहा हो, स्लो लग रहा हो, बोल देना भाई, फ्रैंकली बोल देना। किसी को भी अगर ऐसा लग रहा है कि भाई भगाए जा रहे हैं सर, तो बहुत तेजी से पढ़ा रहे हैं, हमें दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा, बोल सकते हो। या किसी को बहुत स्लो लग रहा है, वो भी बोल सकते हो। उस केस में मैं ज्यादा फास्ट नहीं करूंगा क्योंकि बाकी बच्चे फिर परेशान हो जाएंगे, बट हाँ थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, फॉर्मूला नंबर 2 कि अगर हमें दो चीजें नाप के उनकी सब्ट्रैक्शन करनी हो, दो चीजें मेजर कर रहे हैं और फिर उनकी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली ऐसा कब करने की जरूरत पड़ेगी भाई हमें, जैसे मान लो एक पानी का एक जग है, एक पानी भरा हुआ है जग के अंदर, मान लो 5 लीटर जग के अंदर पानी भरा हुआ है। उसके अंदर से किसी बंदे ने 1 गिलास पानी बाहर निकाल लिया और कोई पूछता है कि भाई बाकी बचे हुए पानी की वॉल्यूम बताओ, तो हम क्या करेंगे? जो जग के अंदर इनिशियल वॉल्यूम थी माइनस जो वॉल्यूम पानी की बाहर निकाल ली गई है, माइनस करेंगे और हेंस बची हुई वॉल्यूम कैलकुलेट करके बताएंगे। ठीक है ना, इनिशियल वॉल्यूम नापी जाएगी, जो पानी बाहर निकाला गया उसको भी नापा जाएगा, मेजर किया जाएगा और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर बताया जाएगा कितनी वॉल्यूम बची है। तो किसी भी तरह से प्रैक्टिकली ये यूज हो सकता है। दो मेजर्ड क्वांटिटीज को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो फॉर्मूला क्या है, उनके एरर्स ऐड हो जाते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी एरर्स ऐड हो जाते हैं। क्वांटिटीज हो रही हैं सब्ट्रैक्ट, एरर्स हो रहे हैं ऐड। ऐसे कैसे भाई, ये क्या हो रहा है? एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल मान लो एक एक्स नाम की क्वांटिटी है जिसको मेजर करके ये रीडिंग आई, लेट्स से 5 ± 0.1। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, कुछ भी है, मेजर्ड क्वांटिटी है। लेकिन एक दूसरी क्वांटिटी है y नाम की जिसकी रीडिंग है 2 ± 0.2। इन दोनों को मेजर करके एक्चुअल वैल्यू विद एरर्स बता रखा है, तुम्हें ऑलरेडी गिवन है। अब कोई तुम्हें बोलता है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। अच्छा, अगेन बेसिक से जाएंगे भाई, मान लेते हैं हमें कोई फॉर्मूला वॉर्मूला रटा नहीं हुआ, हम तो बेसिक से सोच रहे हैं। तो ये जो पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है इसका मतलब हुआ x कैन लाई बिटवीन, x जो होगा वो 5 - 0.1 और 5 + 0.1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। मतलब 4.9 एंड 5.1 के बीच में x कुछ भी हो सकता है क्योंकि उसमें एरर है 0.1 का। दूसरी जो बात लिखी हुई है इसका मतलब है y कैन लाई बिटवीन 2 - 0.2 और 2 + 0.2 के बीच में y कुछ भी हो सकता है। मतलब 1.8 और 2.2 के बीच में ये कुछ भी हो सकता है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। चलो करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई अब एक रेंज में है ये, हमें x की कोई एग्जैक्ट प्रिसाइज वैल्यू तो नहीं पता, ना ही y की प्रिसाइज वैल्यू पता, दोनों की रेंजेस पता है कि भाई ये इस रेंज में, ये इस रेंज में। तो हम ये सोचेंगे भाई x - y मिनिमम कितना हो सकता है ये सोचेंगे, और x - y मैक्सिमम कितना हो सकता है ये सोचेंगे। सोचते हैं, आराम से सोचो बेसिक से कि भाई x जो है 4.9 और 5.1 के बीच में कोई भी नंबर है, पता नहीं कितना है। y इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर है, पता नहीं कितना है। मिनिमम कितना हो सकता है x - y, और कब आएगा? x - y मिनिमम तब होगा जब मैं x, 6.7। चलो सुन लो पहले, जब मैं x की तो मिनिमम वैल्यू उठा लूं और y की मैक्सिमम वैल्यू उठा लूं। y की मैक्सिमम क्यों उठाऊं? क्योंकि y जो है ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है बच्चों। जब मैं मिनिमम वाली वैल्यू यहां से उठा लूं 4.9 और y की मैं मैक्सिमम वाली वैल्यू उठा लूं 2.2, तो इन दोनों की जो सब्ट्रैक्शन आएगी वो x - y की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी। सोच लो, आराम से लॉजिकली सोचो। x - y कर रहे हैं, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो x को तो मिनिमम उठा लिया और y का मैक्सिमम उठा लिया, क्योंकि बगल में माइनस है, वो उसको अपने आप माइनस में मिनिमम बना देगा। सिर्फ y का वैल्यू मैक्सिमम क्यों लेंगे? सोच के देख ले आराम से,
इस रेंज में कोई नंबर है, इस रेंज में कोई नंबर है, हमसे पूछा जा रहा है कि इन नंबरों के डिफरेंस का मिनिमम कितनी वैल्यू हो सकती है। कितनी हो सकती है 4.9 में से? अगर तुम 4.9 में से 1.8 माइनस करोगे तो तुमने कम माइनस किया ना, और भी कम जा सकता था वो। 4.9 में से 2.2 माइनस करोगे तो और भी कम चला जाएगा। सोच लो आराम से। ये बन रहा है 2.7। x माइनस वाई की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो आ रही है वो 2.7 आ रही है। और x माइनस वाई मैक्सिमम कितना हो सकता है? x माइनस वाई मैक्सिमम तब होगा जब मैं x की वैल्यू तो मैक्सिमम वाली उठा लूं, मतलब 5.1, ताकि ये x मैक्सिमम हो गया। और क्योंकि y के बगल में नेगेटिव साइन है तो y की वैल्यू सबसे छोटी उठा लूं। एक बहुत बड़े नंबर में से एक छोटा नंबर, सबसे मिनिमम वाला नंबर माइनस करोगे तभी तो ओवरऑल क्वांटिटी मैक्सिमाइज होगी। तो y जो माइनस करना है उसकी सबसे छोटी वाली वैल्यू उठा ली ताकि ओवरऑल नंबर बड़ा रहे। मैक्सिमम हम सोच रहे हैं कितना जा सकता है x माइनस वाई, तो 5.1 माइनस 1.8 इतना मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। ग्रैस्प करो। चमका कुछ या कंफ्यूजन है? क्लियर है? बढ़िया बढ़िया। 11 माइनस 8 3, 1 कैरी, 4 माइनस 1, ये बन गया 3.3। अच्छा, अब फाइनल आंसर क्या बोलेंगे भाई? x और y को नापा गया था, x और y को नाप, हाँ, तो हेंस x माइनस वाई की एक्चुअल वैल्यू क्या है? x की एक्चुअल वैल्यू 5 थी, y की एक्चुअल वैल्यू 2 थी, तो x माइनस वाई की एक्चुअल वैल्यू सिंपली 5 माइनस 2 3 के बराबर है। प्लस माइनस ये क्वांटिटी 3 से 0.3 छोटी है और ये क्वांटिटी 3 से 0.3 बड़ी है, मतलब 0.3 का एरर है। तो ध्यान से देखो बच्चों, 5 और 2 तो जो सब्ट्रैक्ट हो गए, लेकिन ये जो 0.1 और 0.2 थे ये ऐड हो गए। ध्यान से देखो, एरर्स जो हैं, क्वांटिटीज तो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं बट एरर्स ऐड हो रहे हैं सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले में। क्वांटिटीज आर गेटिंग सब्ट्रैक्टेड, एरर्स आर गेटिंग एडेड, दैट इज द फॉर्मूला फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मेजर्ड क्वांटिटीज। ये था हमारा डेल्टा एक्स, ये था हमारा डेल्टा वाई, और ये जो आया है ये आया है डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ये जो क्वांटिटी आई है z की एक्चुअल वैल्यू, z की एक्चुअल वैल्यू जो आई है वो आई है x एक्चुअल माइनस y एक्चुअल। क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट हुई हैं बट एरर्स ऐड हुए हैं। दैट इज द फॉर्मूला व्हिच वी हैव टू रिमेंबर। अगेन डेरिवेशन इसकी कोई नहीं पूछता क्योंकि सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन से इसको समझाया जा सकता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा हमने कोई और मैथमेटिकल टूल यहां यूज भी नहीं कर रहे इन फॉर्मूलों को समझने के लिए। आई होप क्लियर है सबको? ठीक है, सवाल देखो फिर। क्वेश्चन हाँ, क्या है इसमें? फ्रॉम अ फुल्ली फिल्ड वाटर बॉटल ऑफ 2.00 लीटर्स, एक पानी की बोतल है, मान लो बिस्लरी की बोतल है, उसके अंदर वॉल्यूम को किसी तरीके से नापा गया है। हम नहीं जानते कैसे नापा गया है, हम मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट पे हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान है गिवन डाटा पे। जो ये नापा गया है वॉल्यूम, ये 2.00 लीटर्स नापी गई है, मतलब एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से या किसी मेथड से नापी गई होगी जो 2 डेसिमल तक लीटर में आंसर देता है। ठीक है, इस पानी की बोतल में से किसी बंदे ने 1 ग्लास पानी बाहर निकाल लिया। 1 ग्लास पानी की वॉल्यूम दे रखी है 200.0 मिलीलीटर, मतलब ग्लास में जो पानी भर के बाहर निकाला गया वो मिलीलीटर में नापा गया और 1 डेसिमल तक नापा गया। ये पॉइंट के बाद वाली 0 ये कह रही है। ठीक है, पूछा क्या है? फाइंड परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर। जो बाकी बोतल में पानी बचा वो कितना बचा? वैसे तो ओरल है यार, कितना बचा? एक्चुअल वैल्यू तो ओरल है। 2 लीटर में से 200 मिलीलीटर बाहर निकाल लोगे, 2 लीटर का मतलब क्या होता है? 2000 मिलीलीटर। तो 2000 मिलीलीटर में से 200 मिलीलीटर बाहर निकाल लिया तो कितना बचा? 1800 मिलीलीटर बचा। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू तो 1800 मिलीलीटर की है, बट एरर कितना है वो सवाल। ध्यान से हम बोलेंगे या ये जो बड़े वाली वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ बॉटल या टोटल वॉल्यूम बोल दो,
टोटल वॉल्यूम जो थी इनिशियल वो थी 2.00 लीटर्स प्लस माइनस 0.01 लीटर्स। ध्यान से लीटर्स में ये एरर वाली चीज खुद से लगाई है मैंने, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 जीरो लिखी हुई थी, इस वजह से। जो वॉल्यूम टेकन आउट हुई है, जो वॉल्यूम बॉटल से बाहर निकाली गई है, वो दे रखी है 200.0 ml। 200.0 प्लस माइनस 0.1, क्योंकि डेसिमल के बाद एक जीरो है तो 0.1 का लीस्ट काउंट हो गया, इतने मिलीलीटर। ये दो बातें गिवन है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हेंस रिमेनिंग वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? रिमेनिंग वॉल्यूम में सिंपली एक्चुअल वैल्यूज तो होंगी सब्ट्रैक्ट, लेकिन एरर्स होंगे ऐड। बस यही ध्यान। हाँ, यूनिट बना देंगे सेम, बिल्कुल बनाएंगे, बना ही देते हैं। ये कितना है, दोनों को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिलीलीटर में बन जाएगा। ये बन गया 2000 प्लस माइनस 0.01 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बचेगा। ठीक है, नीचे वाली रीडिंग तो मिलीलीटर में लिखी ही हुई है, ध्यान से। इनटू 1000 किया, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो इस पूरी क्वांटिटी को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट करना है, 2000 माइनस 200, ये बना 1800। 1800 मिलीलीटर का तो एक्चुअल वॉल्यूम रिमेनिंग होगी, प्लस माइनस जो एरर होगा वो एरर के अंदर ये दोनों एरर्स ऐड होंगे, बस ये ध्यान रखना है। तो ये 10 और ये 0.1 ऐड होंगे। 10.1 मिलीलीटर की गड़बड़ है, रिमेनिंग वॉल्यूम में एरर है, ये उसकी एक्चुअल वैल्यू है। पूछा गया था हमसे परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर पूछा गया है, सो हेंस आंसर हो जाएगा परसेंटेज एरर रिमेनिंग वॉल्यूम में, दैट इज प्लस माइनस 10.1 अपॉन इनटू 100, इतना परसेंट। लगभग या एग्जैक्टली बोले तो फ्रैक्शन में 101 अपॉन 18। एक सेकेंड, 2 जीरो कट जाएंगी, 101 अपॉन 180, इतना परसेंट का एरर है अगर फ्रैक्शन में आंसर दे तो। बाकी हाँ अप्रोक्सीमेट ले सकते हो, डेसिमल में लगभग 100 अपॉन 180 करके डेसिमल चेक कर सकते हो अगर ऑप्शंस डेसिमल में है तो। एग्जैक्ट आंसर ये है, फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो अगर स्कूल एग्जाम में आ रहा है तो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो ये ध्यान रखना। अब 11th में हो गए हो तुम सब। अब जैसे तुम्हारे किसी क्वेश्चन का आंसर मान लो √2 आ रहा है, तो √2 को डेसिमल में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। √2 अपने आप में एक खूबसूरत आंसर है, उसको ऐसे छोड़ दो। किसी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है मान लो 5/3, 5/3 अपने आप में एक सुंदर आंसर है, उसको 1.66 रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर के लिए बोल रहा हूं, बाकी ऑब्जेक्टिव में तो यार ऑप्शंस का खेल है। ऑप्शन जिस फॉर्म में दी होंगी उसी फॉर्म में ही हमें कैलकुलेट करना होगा। दिक्कत तो नहीं किसी को भी? बढ़े आगे, तीसरे फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला नंबर 3, मल्टीप्लीकेशन। अब अगर हमें दो चीजों की मल्टीप्लीकेशन करनी है, दो चीजों को, अगेन कहानी वही चल रही है, दो चीजें मेजर की गई, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके कोई नई चीज निकाली जा रही है, उस नई चीज में एरर बताना है। तो फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला देख लो। अगर z नाम की क्वांटिटी x इंटू वाई के बराबर है, x और y को मेजर किया जा रहा है, तो फॉर्मूला सुंदर नहीं है। यहां पे डायरेक्टली एरर्स ऐड नहीं हो रहे, ना ही एरर्स यहां डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो रहे, कुछ अलग तरीके से फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसको याद कैसे रखेंगे? थोड़ी देर पहले मैंने एक तुम्हें टर्म बताई थी फ्रैक्शनल एरर करके, तो देखो ऐसे इसको याद रख सकते हो। ये डेल्टा z/z है, ये क्या है? ये है फ्रैक्शनल एरर इन z। फ्रैक्शनल एरर इन z जो है वो डेल्टा z/z है। ये क्वांटिटी सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर के बराबर है। दीज टू आर फ्रैक्शनल एरर्स इन x एंड y रिस्पेक्टिवली। इसको याद कैसे रखना है फॉर्मूले को? फ्रैक्शनल एरर्स ऐड हो रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सीधे एरर्स ऐड हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो अगला फॉर्मूला आएगा, इन दोनों में फ्रैक्शनल एरर्स ऐड होते हैं। ठीक है, एरर्स नहीं ऐड होते, दोनों में ही फ्रैक्शनल एरर्स ऐड होते हैं। कैसे, क्यों?
समझते हैं। इसकी डेरिवेशन अब स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन देख लो पहले कि ये फॉर्मूला आया कहां से, फिर क्वेश्चन देखेंगे कि भाई एक x नाम की क्वांटिटी है, x प्लस माइनस डेल्टा x नाम की एक मेजर्ड क्वांटिटी है जिसमें x इज द एक्चुअल वैल्यू, डेल्टा x इज द एरर। दूसरी क्वांटिटी है y प्लस माइनस डेल्टा y जिसमें y इज द एक्चुअल वैल्यू, डेल्टा y इज द एरर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम एक नई क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं जिसे बोल रहे हैं z। ठीक है, एरर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अच्छा, अब ये क्या बना, इनकी ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं एज सच। तो ये कितना बन रहा है, x इंटू वाई, एक बनेगा ये x इंटू प्लस माइनस डेल्टा वाई, ठीक है, एक बनेगा प्लस माइनस डेल्टा x इंटू वाई, और एक बनेगा प्लस माइनस डेल्टा x इंटू प्लस माइनस डेल्टा वाई। मतलब इफेक्टिवली प्लस प्लस माइनस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, डेल्टा x डेल्टा वाई, इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है अजीब सा। तो ये इसमें हाँ, यहां पे अब एजम्पशन ली जा रही है एक, इस डेरिवेशन के अंदर एक एजम्पशन है। क्या एजम्पशन है कि फॉर स्मॉल एरर्स डेल्टा x एंड डेल्टा y, अगर डेल्टा x और डेल्टा y छोटे हैं, या ऐसे बोल दो भाई 2-3% के ही एरर है, बहुत छोटे एरर्स हैं एज कंपेयर टू x। जैसे मान लो x की वैल्यू 5 मीटर है और डेल्टा x की वैल्यू सिर्फ 1 सेंटीमीटर है, बस 1 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर के सामने 1 सेंटीमीटर की कोई औकात नहीं है, उस केस में हम बोलेंगे डेल्टा x बहुत छोटा है। सिमिलरली डेल्टा y भी इस y के मुकाबले बहुत छोटा है। अगर ऐसा है तो ये जो चौथी क्वांटिटी है ये तो कतई छोटी हो जाएगी। सोच के देखो भाई, x इंटू वाई सबसे बड़े हैं, ये तो बहुत बड़े क्वांटिटीज। ये क्या है, एक बड़ी क्वांटिटी एक छोटी क्वांटिटी का प्रोडक्ट है। यहां पे क्या है, एक बड़ी क्वांटिटी एक छोटी क्वांटिटी का प्रोडक्ट है। ये दोनों क्या है, दोनों ही छोटी क्वांटिटीज हैं, तो ये प्रोडक्ट करके और छोटी हो जाएंगी, बिल्कुल मरी जाएंगी। सोच लो आराम से, दो छोटी छोटी क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, तो दिस टर्म इज निग्लेक्टेड। इस टर्म को, ये जो चौथी टर्म है, इसको हम इस एजम्पशन के बेसिस पे निग्लेक्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज को बच्चों हम निग्लेक्ट कब करते हैं, उसके बगल वाली टर्म्स के मुकाबले निग्लेक्ट करते हैं, और वो भी सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में निग्लेक्ट करते हैं। जैसे सोच के देखो कॉमन सेंस से, जैसे मान लो एक नंबर है 1 करोड़ और दूसरा नंबर है 0.1। तुम बोलोगे हाँ सर 1 करोड़ के सामने 0.1 की कोई औकात नहीं है, बहुत छोटा सा नंबर है। हाँ, लेकिन फिर भी उसकी औकात बन जाएगी। देखो कैसे, एग्जाम्पल 1, अगर 1 करोड़ के अंदर 0.1 ऐड करूं तो ठीक है यार, लगभग 1 करोड़ इज द आंसर, मतलब 0.1 इज निग्लेक्टेड यू कैन से। दूसरे में अगर 1 करोड़ में से 0.1 सब्ट्रैक्ट करूं, फिर से ठीक है, 0.1 इज निग्लेक्टेड, आंसर इज 1 करोड़ लगभग। लेकिन अगर 1 करोड़ के अंदर 0.1 मल्टीप्लाई करूं, तो अब देखो 0.1 की पूरी औकात है। 1 करोड़ से जब 0.1 मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 करोड़ को 10 लाख बना देगा। तो हेंस 0.1 कैन नॉट बी निग्लेक्टेड इन मल्टीप्लीकेशन। सिमिलरली 1 करोड़ को डिवाइड बाय 0.1 करूं तो वो 10 करोड़ बन जाएगा। अगेन 0.1 कैन नॉट बी निग्लेक्टेड इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो ये जो चौथी क्वांटिटी मैंने निग्लेक्ट की है, ये बाकी तीनों के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन में थी, इसलिए इसको निग्लेक्ट किया है, एंड ये छोटी भी थी। आई होप क्लियर है। अब जो बात बची, हेंस वो बची देयरफॉर z इज इक्वल टू x इंटू वाई प्लस माइनस। अब ये दोनों क्वांटिटीज के अंदर एरर्स छुपे हुए हैं, यहां डेल्टा y है प्लस माइनस भी है, यहां डेल्टा x है प्लस माइनस भी है। तो अगेन जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में सोची जो बात, बिल्कुल वैसे ही यहां भी सोचेंगे कि ये जो भी बकवास लिखी हुई है यहां पे, ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है भाई, ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है। मैक्सिमम तब होगी जब मैं यहां से भी प्लस साइन उठा लूं और यहां से भी प्लस साइन उठा लूं, तभी मैक्सिमम बनेगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तीनों को अगर पॉजिटिव कंसीडर करूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी। मिनिमम कब बनेगी, जब मैं यहां पे माइनस साइन पिक कर लूं, यहां भी माइनस साइन पिक कर लूं। तो इसको ओवरऑल लिख कैसे रहे हैं, इसको ऐसे लिख रहे हैं एक्स वाई प्लस माइनस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज एक्स डेल्टा वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स।
जो भी प्लस माइनस था उसको बाहर लगा दिया, माइनस साइन कंसीडर करोगे तो z की मिनिमम वैल्यू बन जाएगी, प्लस साइन यहां कंसीडर करोगे तो z की मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी। मतलब इफेक्टिवली जो हमारा फॉर्मूला हुआ वो ये हुआ, दिस इज डेल्टा z, दिस इज द एरर इन z। ध्यान से देख लो, दिस इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ z, ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ z हो गई, प्लस माइनस ये एरर इन z हो गया। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले को ऐसे नहीं रटते, हम इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में रटते हैं ताकि डिवीजन में भी रटना आसान हो जाए। डेल्टा z का फॉर्मूला इस तरह से याद किया नहीं जाता, इस तरह से याद किया जाता है, क्योंकि यही सेम फॉर्मूला नंबर फॉर्म 4 भी बनने वाला है। तो ये फॉर्मूला कैसे आया उसका लास्ट स्टेप भी देख लो कि भाई हमारे हिसाब से तो डेल्टा z बन रहा है प्लस माइनस x डेल्टा y प्लस y डेल्टा x, ये फॉर्मूला बन रहा है जिसको हम नहीं रट रहे। अगर मैं दोनों साइड z से डिवाइड कर दूं, इस साइड तो z से डिवाइड कर रहा हूं और राइट साइड में xy से डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि z की एक्चुअल वैल्यू तो xy ही है। एक साइड z से डिवाइड कर दिया, दूसरी साइड xy से डिवाइड कर दिया, ताकि इस फॉर्मेट में फॉर्मूला दिख सके। बस जस्ट देखने का तरीका है, अदरवाइज तुम रट्टा मारना चाहते हो तो इसका फिर अलग रट्टा मारोगे, डिवीजन के लिए फिर अलग रट्टा मारोगे, ज्यादा रट्टे मारने पड़ेंगे। बेटर है इस फॉर्मेट में याद रखो ताकि चीजें कम रटनी पड़े, बार बार डेरिवेशन वाले स्टेप्स हमें एग्जाम में ना करने पड़े। ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा, डेरिवेशन सिर्फ स्कूल में ही पूछी जाती है और कहीं नहीं। क्लियर है बच्चों? कुछ भी इसमें समस्या बोलो भाई। हाँ, अजम्पशन को भी ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है, ये केवल छोटे एरर्स के लिए वैलिड है। अब छोटे का क्या मतलब है वो भी यहां लिख देता हूं, बाकी क्वेश्चंस के अंदर हम समझेंगे। स्मॉल एरर्स का जो मीनिंग है, जो ये अजम्पशन ली गई है, स्मॉल एरर्स का मीनिंग है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या क्वेश्चन प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका मीनिंग है लेस देन 10%। ठीक है, एग्जैक्ट तो कोई मीनिंग है नहीं वैसे तो, स्मॉल का मतलब बिल्कुल टेंडिंग टू 0 होने चाहिए, लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो हम किसे छोटा माने किसे बड़ा माने, तो सिंपल बस ये बात ध्यान रखना। अगर सिंगल डिजिट में 2, 5, 10% तक के दे रखे हैं, सिंगल डिजिट में परसेंटेज एरर दे रखे हैं, तो हम उनको छोटा एरर मानेंगे। ठीक है, अगर 10% से ज्यादा बड़े एरर दे रखे हैं तो उनको बड़ा एरर मानेंगे। उस केस में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। फिर क्या करना होगा, हमें बेसिक से जाना होगा। क्या बेसिक समझेंगे, क्वेश्चन में ही समझेंगे वो। ठीक है, अभी पहले फॉर्मूला बेस्ड बात कर ले। डेरिवेशन क्लियर है सबको? यस। ठीक है, सवाल देखो क्या हो रहा है इसमें। लेंथ एंड ब्रेड्थ फिर से रेक्टेंगल आ गया। जैसे मान लो तुम्हारे पास खेत है, खेत का एरिया नापना है, कितने मीटर स्क्वायर जमीन है। मान लो कोई खरीदने आया है, तुम्हें उसे बेचना है, वो पूछ रहा है कितने मीटर स्क्वायर की जमीन है, तो तुम कैसे नापोगे अपने खेत का एरिया, अपने फार्म लैंड का एरिया? भाई रेक्टेंगुलर खेत है तो पहले लेंथ नापोगे, विड्थ नापोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो वही चीज यहां भी चल रही है, बट एरिया में एरर पे क्वेश्चन है। लेंथ और विड्थ नापी गई है किसी रेक्टेंगल की, वही सिमिलर सेम ही डाटा है वैसे तो, है ना, वही डाटा है जो थोड़ी देर पेरीमीटर वाले क्वेश्चन में भी यही डाटा लिया था हमने। लेंथ और विड्थ नापी गई है किसी रेक्टेंगल की, गिवन है। एरिया के अंदर परसेंटेज एरर पूछा है, तो भाई एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ या लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मल्टीप्लीकेशन होती है एरिया के फॉर्मूले में। लेंथ को नापा जा रहा है, ब्रेड्थ को भी नापा जा रहा है, और केवल एरर पे सवाल है। एक्चुअल वैल्यू तो ओरल है यार, 5 × 4 कर दो, 20 का एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। बच्चों वाला सवाल कोई नहीं पूछ रहा, एक्चुअल वैल्यू कोई नहीं पूछ रहा, केवल एरर पूछा जा रहा है। एरर के लिए हमने क्या फॉर्मूला रटा, अभी वही अप्लाई करना है। हमने रटा डेल्टा A बाय A इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा L बाय L प्लस डेल्टा B बाय B। मल्टीप्लीकेशन के अंदर एरर्स जो हैं सीधा मल्टीप्लाई नहीं हो जाते, एरर्स के फ्रैक्शनल एरर्स ऐड होते हैं। सिंपली ये फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाना है? डेल्टा L ये रहा लेंथ, 2 डेसिमल तक नापी गई है, मतलब 0.01 का इसमें एरर होगा सेंटीमीटर में। एक्चुअल वैल्यू दे ही रखी है 5,
ये हो गया डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल इज द लीस्ट काउंट, एल इज द एक्चुअल वैल्यू, गिवन ही है 5 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ के अंदर 1 डेसिमल प्लेस तक 0.1 का एरर हो गया, एक्चुअल वैल्यू 4। ठीक है, और पूछा क्या है हमसे? डेल्टा ए की वैल्यू नहीं पूछी हमसे, एब्सोल्यूट एरर नहीं पूछा हमसे, परसेंटेज एरर ही पूछा है। परसेंटेज एरर कौन होता है? डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 होता है। मतलब यही हमारा आंसर है, बस इसको 100 से मल्टीप्लाई करना और बाकी है, दैट्स इट। छोटा सवाल बिल्कुल। डेल्टा ए बाय ए इंटू 100। डेल्टा ए पूछा होता तो हम यहां एरिया की वैल्यू 20 डालते और मल्टीप्लाई करते इस चीज को 20 से, आंसर आता एब्सोल्यूट एरर का आंसर आता। बट परसेंटेज एरर पूछा है तो सिंपली इस चीज को 100 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 100, दिस मच परसेंट। 100 इंटू 0.01 हो गया 1/5, 100 इंटू 0.1 हो गया 10, 10/4। 100 को अंदर ले आया मैं ब्रैकेट के। 1/5 होता है 0.2, 10/4 होता है 2.5, 0.2 प्लस 2.5, आंसर इज 2.7%। एरिया की कैलकुलेशन में 2.7% का एरर है, पॉजिटिव नेगेटिव। परसेंटेज एरर ही पूछा है, एब्सोल्यूट पूछा भी नहीं। देख लो बच्चों, आराम से ग्रैस्प करो फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन। टाइम भी हो गया। एक दो फॉर्मूले और हैं इसमें, डिवीजन और एक पावर वाला, और फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे अपन अगली क्लास में। किसी को भी कुछ भी समस्या है आज की क्लास में? मैथमेटिकल क्लास है आज की काफी। मेडिकल वाले बच्चों को शायद थोड़ी बहुत घबराहट हो रही हो, बट होनी नहीं चाहिए यार, क्योंकि ऐसी कोई खतरनाक मैथ्स नहीं है, पुरानी मैथ्स ही है। खतरनाक मैथ्स भी सिलेबस में है जो इस चैप्टर के बाद स्टार्ट होगी, मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें हम नई तरीके की मैथ्स पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो घबराना नहीं है। मतलब अपन फिजिक्स पढ़ने से पहले पूरी मैथ्स पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, और उसके बाद उस मैथ्स को अप्लाई करेंगे आने वाली फिजिक्स में जो चलती रहती है। मैथ्स इज बेसिकली यार लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। बिना मैथ्स के हम फिजिक्स को समझ नहीं सकते, भगवान के बनाए हुए नियमों को समझ नहीं सकते अगर हमारी मैथ्स कमजोर है तो। ठीक है, केमिस्ट्री में भी यही है, थोड़ी बहुत मैथ्स यार, बेसिक मैथ्स तो यूज होती ही रहती है अप टू क्लास 10 तक की। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं फिर। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम, बाय। Bye.